हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो को में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क की हमने क्लासेस ली हैं उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था म्यूटेशन वगैरह और खसरा और केवट नंबर और ये सब हमें पढ़ने थे। ये जो है आपके पटवारी के अंदर भी काम आएंगे क्वेश्चन और इसके अंदर रेवेन्यू क्लर्क के अंदर भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी काम आएंगे, तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। देखो, खसरा और खेवट नंबर, जो खेवट नंबर है, खतौनी नंबर है, ये सब कौन से नंबर होते हैं? देखो, खेवट नंबर क्या होता है कि जो हमारी जैसे जमाबंदी बनती है, हमारी जो ज़मीन का रिकॉर्ड होता है पूरा, उसमें कितने हमारे किला है, कितना एकड़ वगैरह ज़मीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ज़मीन को कैसे मापते हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं हमारे एरिया को, हमारे क्षेत्रफल, ज़मीन का जो क्षेत्रफल है उसको मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। तो जो जमाबंदी होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती है कि भाई इतना एकड़ तुम्हारी ज़मीन है और यहाँ पे है, ये लोकेशन है, तो उसके हिसाब से जमाबंदी का एक नंबर बनता है। देखो, अभी जैसे किसी 3-4 भाइयों के नाम है ज़मीन, तो उन सभी की ज़मीन का एक ही जमाबंदी बनेगी, लेकिन जब वो अलग अलग करवाएंगे तो उनकी जमाबंदी का जो नंबर है, मतलब खेवट नंबर है, वो अलग अलग आएगा सभी के। तो खेवट नंबर जस्ट रिप्रेजेंट करता है जमाबंदी नंबर, सिर्फ जमाबंदी नंबर। वो खेवट नंबर जो है परमानेंट नहीं होता है किसी भी ज़मीन का, वो चेंज होता रहता है। देखो, जमाबंदी जो है वो हर एक 5 साल में अपडेट की जाती है, हर एक 5 साल में अपडेट की जाती है जमाबंदी। और किसके अंडर में है जमाबंदी? ये है पटवारी के अंडर में। अगर आप जमाबंदी निकलवाते हो, या तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, या फिर उसको वेरीफाई आप करवाओगे तो आपको पास पटवारी के पास जाना पड़ेगा आपको, या फिर पटवारी नहीं होगा तो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके पास, या फिर कानूनगो के पास। ठीक है, वो उनको वेरीफाई करके देंगे आपको। ठीक है, तो जो जमाबंदी होती है उसका जो नंबर है उसी को हम बोलते हैं खेवट नंबर। ठीक है, और खेती करने वाली जमीन का नंबर उसको हम बोलते हैं खतौनी नंबर। फिर खेती करने वाली, अब कुछ ज़मीन जो है खाली भी छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं उस पर, लेकिन जमाबंदी के अंदर तो सभी रिकॉर्ड आते हैं। तो खेवट नंबर तो है ज़मीन का नंबर, मतलब ज़मीन की जमाबंदी का नंबर है। ठीक है, और खतौनी नंबर में क्या है? जो खेती करते हैं उसका नंबर कितना है। अब ये नंबर भी क्या होता है, चेंज होता रहता है कि क्योंकि ज़मीन जो है वो बढ़ती रहती है, जैसे पहले बाप दादों के पास थी, फिर बच्चों के पास आ गई, फिर उनके बच्चों के पास, तो ऐसे ज़मीन जो है बढ़ती रहती है, तो उसका जो नंबर है वो भी अलग अलग होता रहता है, सेम नंबर नहीं रहता है। ठीक है, जमाबंदी के अंदर जो लिखा होता है खेवट नंबर, उसमें पहले वाला भी लिखा होता है और नया वाला भी लिखा होता है। तो खेवट नंबर और खतौनी नंबर ये फिक्स नहीं होता है, ये जो भी अपडेट होगा तो उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था खेवट नंबर और खतौनी नंबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ज़मीन के बारे में, और फिर हम थोड़ा सा लाल डोरा के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले थोड़ा सा हम ज़मीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़मीन की जो यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट की, वो कौन कौन से यूनिट हैं? देखो, हम यूज करते हैं एरिया, क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो मेनली जो हम देसी लैंग्वेज में, या फिर जो बच्चों को नहीं पता होती है लैंग्वेज, बच्चों को तो ये पता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस की यूनिट्स। ये एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट होंगी वो ज़्यादातर अलग ही यूज होती हैं, जैसे हेक्टेयर हो गया, और जैसे हेक्टेयर कितना होता है? 2.47 एकड़, एकड़ बोलो, या फिर हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं किला, है ना, एक किला या फिर 1 एकड़। तो 1 हेक्टेयर यूनिट जो है इसके अंदर कितना होता है? 2.47 किला होते हैं, लगभग 2.5 किला के आसपास हो गए। ठीक है, और ये बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब है 100 मीटर लंबाई है और किसी खेत की, और 100 मीटर चौड़ाई है, तो वो 1 किला बनेगा। उसका जो रेक्टेंगल, ये स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक किला बनेगा, 1 एकड़ जो है वो ज़मीन होगी ये। ठीक है, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए 10,000। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर जो यूनिट है वो एरिया की यूनिट है, इसके अंदर 2.47 एकड़ जो है ज़मीन होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अभी आ सकता है कि 1 किले के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो वो आप निकाल सकते हो। 2.47 से इसको डिवाइड कर देना है 10,000 को, वो सब हम नहीं कर रहे हैं। आप एक यूनिट याद कर लो, बस उसी के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं सारी की सारी। ठीक है, अब 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं? एकड़ से यूनिट जो है छोटी वो होती है कनाल, तो 1
एकड़ में 8 कनाल होते हैं। करनाल बोलते हैं, वैसे तो देसी लैंग्वेज में करनाल बोलते हैं, लेकिन कनाल होता है एक्चुअल में, वो कनाल यूनिट है, एक एरिया की यूनिट है। ठीक है, तो 1 एकड़ में कितने होते हैं? 8 कनाल होते हैं। अब कनाल से भी छोटा होता है एक यूनिट, वो क्या होता है? मरला। कनाल से भी छोटा क्या होता है? 20 मरला। 1 कनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले। ठीक है, तो 1 एकड़ जमीन में कितने मरले होंगे? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो कितने होंगे? तो कोई 1 एकड़ में कितने कनाल है? 8 कनाल है। और 1 कनाल में कितने मरला है? 20, तो 20 8 160 मरला हो गया। ठीक है, मुरला बोलते हैं हम, मरला बोलो या मुरला बोलो, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, जो भी यूज करते हो तुम, मरला या फिर मुरला, या फिर इसमें करनाल, जैसे हम करनाल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन होता ये कनाल है, यूनिट जो हम लिखते हैं उसको ऐसे। तो 1 एकड़ में 8 कनाल और 1 कनाल में 20 मरला, और एक मरले के अंदर एक मरला, इससे भी छोटी यूनिट होती है एक सरसाई। ठीक है, एक मरले के अंदर 9 सरसाई होती हैं। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हैं, एरिया जो हमारे क्षेत्रफल है, हमारा जो लैंड होती है उसको मेजरमेंट करने की सारी यूनिट्स हैं हमारी। ठीक है, और एक यूनिट और है मुरब्बा करके। एक मुरब्बा जो है वो किसके बराबर है? एक मुरब्बा वो किसके बराबर है? 25 एकड़ जमीन के बराबर है। एक मुरब्बा, काफ़ी बड़ी जो एरिया है, काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ी लैंड है ये 25 एकड़ की ज़मीन को हम बोलते हैं मुरब्बा। ठीक है, मुरब्बा हम वैसे एक 4 टाइप में बनता है, वो मुरब्बा नहीं है, ये ज़मीन वाला मुरब्बा है। तो एक मुरब्बे में कितना होता है? 25 एकड़ ज़मीन होती है। ठीक है, तो ये तो ही कुछ लैंड की मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स हैं, हमें आपको याद करनी पड़ेंगी ये सारी की सारी। 1 हेक्टेयर 2.47 किलो, 1 एकड़ या फिर किलो बोलो, इसके अंदर 8 कनाल, और 1 कनाल के अंदर 20 मरला, और 1 मरले के अंदर 9 सरसाई, और 1 मुरब्बा 25 एकड़ जमीन। ठीक है, जो मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको याद करनी है। सबसे बड़ी यूनिट है मुरब्बा, फिर आता है यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा है हेक्टेयर, फिर एकड़, फिर कनाल, फिर मुरला, फिर सरसाई। ठीक है, ये सारी यूनिट है, एरिया की यूनिट है, सीक्वेंस वाइज, मतलब जो बड़ा है उसको पहले याद करो, फिर छोटे ऐसे ऐसे याद करने आपको। ठीक है, अब लाल डोरा जो है योजना थी, एक लाल डोरा योजना अभी चलाई गई है रिसेंटली, और लाल डोरा जो है मुक्त होने वाला स्टेट जो है वो हरियाणा जो है वो पहला स्टेट बन गया है लाल डोरा मुक्त। ठीक है, तो इसके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है स्वामित्व। अब स्वामित्व की फुल फॉर्म जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगी। स्वामित्व क्या है? देखो, SVAMITVA, ये है स्वामित्व। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी, सर्वे ऑफ विलेज आबादी। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या है ये, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, सर्वे ऑफ विलेज आबादी। यहां तक हो गया हमारा आबादी, यहां तक। फिर है मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमारा लाल डोरा था, लाल डोरा क्या था? जब अंग्रेजों के टाइम पे हमारे ये जो भारत के अंदर जो ज़मीन बटी थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि एक डोरा जो है किसी भी गांव या फिर किसी भी शहर के आसपास जो है वो एक लाल डोरा बना दिया था। ठीक है, एक्चुअल में लाल डोरा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक ज़मीन आपने डिसाइड कर ली कि इस डोरे के अंदर जो भी ज़मीन होगी उसकी कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी, लेकिन अब वो कर दी गई है, रजिस्ट्री भी हो रही है। ठीक है, तो हर एक गांव के अंदर ऐसा एक ये लाल डोरा होता था पहले, जिसके अंदर जितने भी घर थे उनकी कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती थी, नो रजिस्ट्री। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि भाई ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्री नहीं है तो बहुत सारे नुकसान है भाई। कोई भी ज़मीन पे हाड़ फट सकता है इसको, या फिर कई सालों से उसी को उगा रहा है, उसी को बो रहा है, या फिर उसी के अंदर रह रहा है और हमें पता भी नहीं किसकी ज़मीन है, तो हो सकता है उस पर कब्जा भी कर ले, क्योंकि उसका हमारे पास कोई भी वो प्रूफ नहीं है कि ये हमारी ज़मीन है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो है लाल डोरा मुक्त करने की योजना चलाई गई थी। ये स्वामित्व योजना क्या है? ये सर्वे ऑफ विलेज आबादी, जो गाँव की आबादी है उसका सर्वे करना
और मैप करना, मैपिंग करनी विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मैपिंग करनी पूरे गांव की, हर एक घर का डिसाइड करना कि ये ज़मीन उसकी है, उसकी है, मतलब सभी की रजिस्ट्री होगी इस योजना के तहत, सभी की रजिस्ट्री होगी। ठीक है, तो अब जब रजिस्ट्री नहीं होती थी तो नुकसान क्या था कि कोई भी उस पर कब्जा कर सकता था, या फिर उस ज़मीन को आप गिरवी नहीं रख सकते थे। कोई भी लोन लेना है आपको या फिर कुछ और करना है तो आप इसको गिरवी नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपके पास कोई कागजात नहीं है इसके, तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो अब जो है इसके फ़ायदे हैं, फिर ये आपकी ज़मीन आपके नाम हो गई और आप इस पे लोन भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ये आपकी ज़मीन है, आपके नाम है। पहले तो नाम नहीं होते थे तो ये भी नहीं पता कि किसकी ज़मीन है। ठीक है, आप कब्जा कर सकते थे। तो ये था लाल डोरा मुक्त योजना, जिसको हम बोलते हैं स्वामित्व योजना, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं तो इसको याद रखना आपको। ठीक है, और लाल डोरा मुक्त होने वाला हरियाणा जो है पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। स्वामित्व योजना जो है 25 मार्च 2019 को ये स्टार्ट हुई हरियाणा के अंदर। 25 मार्च 2019 को ये हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 24 अप्रैल 2020 में, 24 अप्रैल 2020 में सेंटर में, मतलब बाकी जो स्टेट हैं उनमें स्टार्ट हो गया ही। ये जो है भारत, जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी, उसने इसी को फॉलो किया, लाल डोरा मुक्त किया जाए। उसने भी यही सोचा, जिसने हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करते हुए 24 अप्रैल 2020 को लगभग 1 साल या फिर 11 महीने के बाद जो है ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्वामित्व योजना किसके रेस्पेक्ट में है? लाल डोरा मुक्त करने के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अब 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? एक पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो वो आप अगर ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा वो सब। तो बाकी ये था हमारा कि पूरा सिस्टम, इसका पटवारी से रिलेटेड था आपका पूरा का पूरा। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट है असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये निकला है फॉर्म, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी तो इस पर क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5-7 क्वेश्चन ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आएंगे तो भी हो सकता है ना भी आए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि लिखा कि ज़रूर आने हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वो देंगे। ठीक है, तो इस पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट आप ना करें कि भाई हम तो यही पढ़ेंगे, असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क ही पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, और कुछ ना पढ़ो। मैथ पढ़ो अच्छे से, रीजनिंग पढ़ो। मैथ तो आएगी ऑब्वियसली 15 से 20 नंबर तो ये जो है मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन तो ये आएंगे। हरियाणा जीके पढ़ो। हरियाणा जीके के कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम है, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसकी ट्रिक्स के साथ आपको समझाया जाएगा। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और उस पर ट्रिक्स भी बता रखी हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी ट्रिक्स देख के आप याद कर सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी जो नहीं बना रखी तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताना, उसकी भी वीडियो हम बना सकते हैं, फिर उसकी ट्रिक्स हम आपको बता देंगे ताकि आपको जल्दी से वो याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे रट्टे मारने से ज़्यादातर भूल जाते हैं लोग, और ट्रिक्स जो हैं वो थोड़ी सी नहीं भूली जाती हैं, तो ट्रिक्स से याद करोगे तो जल्दी याद होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसके थ्रू ये वैकेंसी लिखनी है। हमारी जो असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क है, कौन सा डिपार्टमेंट है? HSIIDC। ठीक है, HSIIDC, इसका मतलब क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंपनी टाइप में ही है ये, एक पूरा डिपार्टमेंट है HSIIDC। तो उसके थ्रू ये वैकेंसी निकली थी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इंडस्ट्रियल मतलब जो हमारे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनके बारे में है, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो स्टेट के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नई सड़क बन रही है या फिर जो बिजली लाइन, पाइपलाइन बिछ रही है, बिजली भी बन रही है, तो उसके रिलेटेड जो भी काम है, जो भी नया बनाना है, कुछ और करना है, उसमें सुधार करना है,
तो यही डिपार्टमेंट कवर करता है वो सब चीज़ें। नया सड़क बनाना है या फिर पाइपलाइन बिछानी है, बिजली की लाइन बिछानी है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है सरकारी की, तो इसी के अंडर आएंगे वो। इंडस्ट्री, कोई उद्योग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसी को सोल्व करेंगे ये सब, ठीक है। तो HSIIDC का ये सारे काम है, ठीक है। इससे पहले देखो इसका नाम थोड़ा सा अलग था, पहले इसका क्या नाम था, IDC था ओनली, इस बार जो है डबल आई कर रखा है इसने। तो पहले क्या नाम था, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है ये बाद में जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया, 2005 के अंदर ये जोड़ा गया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कब जोड़ा गया था ये, 2005 के अंदर ये इसका नाम जो है चेंज किया गया 2005 में। पहले ये नाम था HSIDC, मतलब हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये वाला वर्ड जो है ये बाद में जोड़ा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर 2005 में ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इससे ये कब नाम चेंज हुआ, 2005 में नाम चेंज हुआ है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले ये था HSIDC था, इसकी स्थापना कब हुई थी, जब हमारा हरियाणा जो है अलग स्टेट बन गया था। और जब सबसे पहली बार जब इलेक्शन हुए थे, तो सबसे पहली बार इलेक्शन कब हुए थे, कमेंट बॉक्स में बताना पहले, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ये आपको। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ मेरे को कब हुए थे इलेक्शन। तो कब हुए थे इलेक्शन, 1967 के अंदर इलेक्शन हुए थे। कितनी लोकसभा सीटों पे और कितनी विधानसभा सीटों पे और कितनी राज्यसभा सीटों पे, वो भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। राज्यसभा सीटों पे तो इलेक्शन नहीं होते हैं, बाकी तो लोकसभा और विधानसभा तो होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव भी 1967 में और विधानसभा के चुनाव भी 1967 में। कितनी कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, चेयरमैन बोलो या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कौन है, वी उमाशंकर। तो इसका नाम क्या है, वी उमाशंकर। तो चेयरमैन ऑफ HSIDC या फिर HSIIDC, उसके चेयरमैन कौन है या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलो आप कौन है, उमाशंकर है, वी उमाशंकर है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे इनके जो कारनामे हैं या फिर मैं कहूँ कि इनके जो एग्जाम्पल है, क्या क्या काम अभी तक इन्होंने किए हैं मेन, उनके कामों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये आई थी लेबर पॉलिसी, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी लेबर पॉलिसी। तो ये कब इंट्रोड्यूस की थी ये आपको ध्यान रखना है, 2005 में ही इंट्रोड्यूस की थी जब इसका नाम चेंज हुआ था। और ये पॉलिसी लाने वाले जो हैं हरियाणा जो है पहला स्टेट था, ठीक है। हरियाणा लेबर पॉलिसी जो है 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, HSIIDC ने ये इंट्रोड्यूस की थी। और ये ऐसा करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य था, ठीक है। लैंड पॉलिसी भी कब आई, ये आई 2017 के अंदर आई थी। अब लैंड पॉलिसी क्या है, देखो पहले हमारे पास जो हुड्डा सेक्टर होता था, जिसको हम हुड्डा बोलते थे, हुड्डा क्या है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। चलो वो भी लिख लेते हैं हम, क्या है, हरियाणा अर्बन, हिंदी में लिख लेता हूँ चलो मैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब HUDA। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSVP, इसका नाम भी चेंज कर देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, हुड्डा का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अब ये क्या है, ये एक ज़मीन है जो कि हरियाणा सरकार के अंडर में ही आती है, लेकिन खुद की इनकी जो भी आदमी वहाँ रहता है उनकी रजिस्ट्री भी होती है, ठीक है। तो हरियाणा सरकार जो है वो कोई भी बंदा जहाँ वहाँ पे रह रहा है उसके पास रजिस्ट्री है, तो वो उस ज़मीन को हरियाणा सरकार को दे सकता है और वो उसके ऊपर कुछ
जो अपनी तरफ से जो है वहाँ पे मकान या फिर बिल्डिंग बना सकते हैं। और उस बिल्डिंग बनाने के बाद देखो कोई भी अगर आपने ज़मीन दी है, हुड्डा के अंदर आपने ज़मीन दी है अपनी, तो उसके अंदर क्या होगा कि 33% जो है वो किसको मिलेगा, 33% जो मालिक था ज़मीन का उसको मिलेगा। बाकी जो 33% है और 33% है, 33% तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है मतलब सड़क वगैरह बनाना उसमें चला जाएगा, और बाकी 33% वो सरकार के अंडर में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ 33% ही ज़मीन का हिस्सा, मतलब ज़मीन से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो 33% ही मिलेगा आपको, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़मीन अगर देते हैं तो 33% ही उसके हिस्सेदार होंगे। ठीक है, तो ये था हुड्डा और इसका नाम चेंज कर दिया गया HSVP। तो लैंड पॉलिसी यही कहती है 2017 में जो आई थी कि 33% ही आपको मिलेगा, और बाकी 33% जो है सरकार के अंडर में, और 33% जो है वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट मतलब सड़क वगैरह बनाने में या पार्क बनाने में उसमें चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ 33% के हिस्सेदार होंगे आप। ठीक है, तो ये लैंड पॉलिसी ये थी 2017 में, ये इंट्रोड्यूस की गई थी। किसने? HSIIDC ने ये इंट्रोड्यूस की थी हमारी। ठीक है, बाकी इसने बहुत सारे पार्क भी बनाए हैं। कौन कौन से पार्क हैं, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से पार्क हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। ठीक है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट जो पार्क हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखो 2 राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता ही है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को पॉज करके फिर बताना आपको। अभी मैं बता भी देता हूँ कौन कौन से हैं। एक कलेश्वर है और एक सुल्तानपुर है ना। जो कलेश्वर है वो कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है, और 2030 में उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। वहाँ पे जो विशेषता क्या है, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो 1991 में उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। सुल्तानपुर जो है गुड़गांव के अंदर पड़ता है, और इसकी विशेषता क्या पाई जाती है, यहाँ पे साइबेरियन सार्स जो है पाया जाता है। सुल्तानपुर झील भी वहीं है, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो 1991 के अंदर ये राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। यहाँ पे क्या पाया जाता है? साइबेरियन सार्स। साइबेरिया से एक सार्स जो पक्षी है वो पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हर साल जो है वो वहाँ से आते हैं, उड़ के आते हैं, और यहाँ पे जो झील है सुल्तानपुर वहाँ पे जरूर आते हैं ये। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये है साइबेरियन सार्स। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पार्क इन्होंने बना रखे हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे हैफर्ड मेगा फूड पार्क, और एक है HSIIDC मेगा फूड पार्क। ये कहाँ पे है? देखो हैफर्ड मेगा फूड पार्क जो है रोहतक के अंदर पड़ता है, और ये राय सोनीपत के अंदर। हैफर्ड वाला जो है रोहतक है, और ये है राय सोनीपत। राय जगह है सोनीपत में, वहाँ पे ये पड़ता है जो HSIIDC मेगा फूड पार्क। ठीक है, तो ये जो है 2 अंडर इम्प्लीटेशन के अंदर ये यूज हो रहे हैं, मतलब इसे जो है फिलहाल जो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये चालू नहीं हुए, ये बनाए जा रहे हैं अभी। ठीक है, कौन कौन से? हैफर्ड मेगा फूड पार्क और HSIIDC मेगा फूड पार्क, मतलब ये एक अप्रूव्ड हो चुके हैं भाई, यहाँ पे बनेंगे, और हो सकता है यहाँ पे काम भी शुरू हो गया हो। तो अभी इसके बारे में कुछ न्यूज़ नहीं है कि भाई कितना काम हो गया, ये सब न्यूज़ नहीं है मेरे पास अभी। तो ये जो है बन रहे हैं, कहने का मतलब ये है अप्रूव्ड हो चुके हैं और बनने हैं। यहाँ पे नहीं बन रहे तो बनेंगे, जरूर बनेंगे। ठीक है, एक है साहा फूड पार्क जो कि पड़ता है अम्बाड़ा के अंदर। ये शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बताया भी था आपको। साहा फूड पार्क, शाही लोग जो हैं वो राजा महाराजा जो थे वो बाली पहनते थे कानों में, तो वहाँ से आपको याद करना है। जो शाही लोग थे वो बाली पहनते थे, और अम्बाड़ा वहाँ से पकड़ना है आपको। ठीक है, साहा फूड पार्क अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है, एक है गुरुग्राम फ्लावर मंडी। गुरुग्राम फूलों की मंडी थी, फ्लावर मंडी अभी भी है, फ्लावर मंडी। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनेगी? देखो एक फ्लावर मंडी है हरियाणा के अंदर, वो है गुरुग्राम के अंदर। अब ये भी इसी के अंदर आती है, HSIIDC के अंदर, और इसका जो लिंक है वो नीदरलैंड के साथ है। नीदरलैंड जो देश पड़ता है यूरोप का, उसके साथ इसका लिंक है नीदरलैंड का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ लॉजिस्टिक पार्क है। लॉजिस्टिक मतलब जो ट्रांसपोर्ट, जो मतलब आपके कुछ भी सामान मंगाते हैं तो वो लॉजिस्टिक हब बोलते हैं जिनको हम, तो उसके रिलेटेड भी पार्क है यहाँ पे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क,
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब ये कहाँ कहाँ पे है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? वो सिर्फ एक है, वो भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर है, सिर्फ एक ही है, वो भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। बाकी कहाँ कहाँ ये बनेंगे, तो ये अभी डिसाइड हो चुका है कि बनेंगे कहाँ कहाँ बनेंगे। सिरसा में बनेंगे, जींद में नरवाना जगह पे है वहाँ पे बनेंगे। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है वो कहाँ पे पड़ता है? पिंजौर पंचकुला में, वहाँ पे बनेगा। गन्नौर सोनीपत में जो पड़ता है वहाँ पे बनेगा। लोहारू जो भिवानी में पड़ता है वो वहाँ पे बनेगा। नांगल चौधरी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है वो बनेगा। नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बनेगा। ठीक है, तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनेंगे। कुछ एक है फिलहाल हिसार के अंदर, बाकी कई जगह ये बनने वाले हैं। तो आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो मैं लिख देता हूँ कहाँ कहाँ बनेंगे ये। सिरसा के अंदर और नू, नांगल चौधरी जो महेंद्रगढ़ है वहाँ पे नांगल चौधरी, और जींद में नरवाना जगह पे, गन्नौर सोनीपत, और HMT पिंजौर, यहाँ पे ये सब बनेंगे। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फिलहाल हिसार में है और बाकी ये जगह यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब कुछ एक चीज़ें और हैं जो इन्होंने अभी बनाई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो कितनी कितनी है उनकी डाटा मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, कितनी कितनी डाटा है, तो वो भी लिख लेना आप साथ में। देखो इंडस्ट्रियल स्टेट कितने हैं टोटल? इंडस्ट्रियल स्टेट कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, एक MT है और IT भी कितने हैं, सॉरी IMT जो है ये कितने हैं? 7 हैं टोटल, और एक जो है IT पार्क है, एक ही है। और IT पार्क जो है कहाँ पे पड़ता है? ये पंचकुला के अंदर। IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IMT का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। कितने हैं टोटल? ये 7 जगह पे है। अब 7 हम इनको याद नहीं करेंगे कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 हैं। और इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो काफ़ी हैं, 24 हैं टोटल। फरीदाबाद, गुड़गांव, इनमें काफ़ी हैं क्योंकि ये बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे हरियाणा के, तो इनमें काफ़ी हैं ये इंडस्ट्रियल, क्योंकि जो सारे उद्योग लगभग हैं यहीं पे बनते हैं, यहीं पे ज़्यादा उद्योग है। फरीदाबाद जो है उसको उद्योग नगर भी बोलते हैं। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और भी जैसे करनाल के अंदर भी हैं। तो ये टोटल मिला के 24 स्टेट हैं। एक स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा भी हैं ये। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट इसको हम बोलते हैं। IT पार्क जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है वो एक ही है। कहाँ पे पड़ता है? ये पंचकुला के अंदर, ये आपको याद रखना है, पंचकुला के अंदर IT पार्क पड़ता है ये। ठीक है, IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कितने हैं टोटल? 7 हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे HSIDC के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सारा जो लगभग हम सिलेबस जो असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क का है पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया है। 3 से 4 वीडियो मैंने बनाई है, तो आप उनको सभी को चेक कर सकते हैं। और इसमें से अगर 4-5 क्वेश्चन तो आने हैं, तो अगर इसमें से आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो आप मेरे को कुछ दुआएं देंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ाई करें और हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आए। बाकी अगर क्वेश्चन नहीं आना है इस सब्जेक्ट रिलेटेड तो इनमें से तो नहीं आएगा, फिर किसी में से नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही है असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क। ये डिपार्टमेंट था HSIDC के है। कुछ लोग कह रहे थे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। ये रिवेन्यू क्लर्क जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। HSIDC के अंडर ही जो वैकेंसी निकली थी उसी के अंडर है ये सारे। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस मैंने करवा दिया इसका। बाकी अगर हरियाणा जीके में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मैथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स या साइंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। उसकी अब आपको 6-7 दिन बचे हैं तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। 1-2 वीडियो मैं बना सकता हूं जल्द ही, कल या परसों तक। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है।